गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उपसारणिक एवं सहखंड। अब हमें देखना है कि उपसारणिक और सहखंड क्या होते हैं। तो इससे पहले हम एग्जांपल से देख लेते हैं कि उपसारणिक क्या होते हैं, फिर मैं आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करूँगी। जैसे ये हमारा सारणिक है, इस सारणिक में अगर हम ये जो हमको सारणिक दिया है, अगर इस सारणिक को मैं इसके इक्वल मान लूँ, अगर ये जो मुझे सारणिक दिया है इस सारणिक को मैं इसके इक्वल मान लूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 के, तो ये सारणिक के अवयव हो जाएंगे। A11 की वैल्यू होगी 1, A12 की 2, A13 की 3 एंड सो ऑन, बाकी वैल्यू भी वैसे रहेंगे। तो उप सारणिक हम किसे बोलते हैं? जैसे हमारे पास ये अवयव है 1, तो इस 1 का या फिर ये जो अवयव है A11 बोल सकते हैं, A11 की वैल्यू 1 है, तो जो अवयव है A11, इस A11 का उप सारणिक क्या होगा? इस A11, तो ये जो A11 जो वैल्यू आ रही है ये कौन से रो में आ रहा है? फर्स्ट रो में। कौन से कॉलम में आ रहा है? फर्स्ट कॉलम में। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए मतलब छुपा लीजिए। ये आपका फर्स्ट रो, ये आपका फर्स्ट कॉलम, इसको मैंने छुपा लिया। बचा क्या? 8749। तो जो 8749 बचा है, जब इसका हम सारणिक निकालते हैं तो जो वैल्यू आती है उसी को ही इस अवयव A11 का हम उप सारणिक कहते हैं। फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे हमें यहाँ पर वैल्यू, जैसे हमें किसी भी अवयव का अगर उप सारणिक निकालना है तो वो अवयव जिस रो और जिस कॉलम में आता है उसको छोड़कर जो आपके पास बाकी वैल्यू बचती है उसका सारणिक निकाल लीजिए, वही उस अवयव का उप सारणिक कहलाता है। जैसे यहाँ पर हम 1 की बात करते हैं तो 1 हमारा A11 की वैल्यू है, तो इस A11 का उप सारणिक क्या होगा? यहाँ पर ये जो 1 है वो किस में आ रहा है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मैंने क्या किया? छोड़ दिया मैंने, छुपा लिया। बचा क्या मेरे पास? 8749। तो 8749 का मैं क्या निकालूंगी? सारणिक निकालूंगी। इस 8749 का मैं सारणिक निकालूंगी। वो जो सारणिक निकालूंगी ये 8749, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आई मेरे पास 44। तो ये जो 44 होगा ये इस 1 का क्या होगा? उप सारणिक कहलाएगा। अब हम इसे डेफिनेशन से देख लेते हैं। सारणिक के अवयव AIJ का उप सारणिक एक सारणिक होता है। ये सारणिक का अवयव था 1, इसका उप सारणिक भी क्या होगा? एक सारणिक ही है ना, यही तो है इसका उप सारणिक। ये भी क्या है? एक सारणिक है, जो IV पंक्ति व JV स्तंभ में अवयव AIJ स्थित है उसको छोड़कर प्राप्त होता है। मतलब ये जो अवयव जो A11 है, यहाँ पर AIJ बोला है। AIJ का मतलब है I आपके रो को रिप्रेजेंट करेगा, J आपके कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, ये AIJ ये इसी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कोई भी वैल्यू जिसका उप सारणिक अगर आपको निकालना है तो वो जो वैल्यू है, वो जो अवयव है, वो जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दोगे तो जो वैल्यू अपने को प्राप्त होती है, जो सारणिक अपने को प्राप्त होता है, उसी को हम उस अवयव का उप सारणिक बोलते हैं। अब ये जो AIJ का उप सारणिक होता है उसे हम MIJ से निरूपित करते हैं। मतलब जिस अवयव का उप सारणिक है उसको उसी अवयव से निरूपित करेंगे। A11 का है तो M11 से निरूपित करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर निकाल के दिखाया है। सारणिक किसका है? उप सारणिक A11 का, तो A11 के उप सारणिक को निरूपित करते हैं M11 से, और ये उप सारणिक की वैल्यू होती है आपकी यहाँ पर 44 होगी इस अवयव के लिए, सॉरी इस सारणिक के लिए। तो इस प्रकार ये उप सारणिक हो गया। अब सहखंड क्या होता है देख लेते हैं। एक अवयव AIJ का सहखंड जिसे कैपिटल AIJ से निरूपित करते हैं। देखिए, जो आपका उप सारणिक था उसे MIJ से निरूपित किए, यहाँ पर सहखंड को AIJ से निरूपित करते हैं। तो सहखंड की वैल्यू क्या आती है? कोई भी अवयव जिसका आपको सहखंड निकालना है तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। वो जो अवयव होगा, जैसे मुझे अगर यही वाली वैल्यू है ये A11, अगर मुझे इसका उप सारणिक निकालना है तो मैं क्या करूँगी? इसको निरूपित करूँगी A11 से। वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 की पावर I प्लस J है, तो ये 1 और ये 1, 1 + 1 और MIJ, मतलब ये जो अवयव है इसका उप सारणिक। इस अवयव का उप सारणिक मैंने क्या निकाला है? 44। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी? 44। इस एग्जांपल से देख लेते हैं यहाँ, सॉरी इसको डेफिनेशन से एक बार और देख लेते हैं। एक सहखंड
एक अवयव ए आई जे का सहखंड है जिसे कैपिटल ए आई जे से निरूपित करते हैं। ए आई जे की वैल्यू होती है आपकी -1 की पावर आई प्लस जे। यहाँ पर जो आई की वैल्यू होगी, जो जे की वैल्यू होगी, उसे आप प्लस कर दोगे और ये जो अवयव रहेगा ए आई जे, उसका जो सहखंड, उसका जो उपसारणिक निकलेगा उसी को यहाँ पर लिख देना है। तो वो जो वैल्यू आपकी मिल जाएगी ए आई जे, वो आपका क्या हो जाता है, सहखंड हो जाता है। इसका अपन एग्जाम्पल से देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर अपने पास 2x2 का डिटर्मिनेंट रहेगा तो उसका हम सहखंड कैसे निकालेंगे, उसका हम उपसारणिक कैसे निकालेंगे। अब हमारे पास द्वितीय कोटि का ये सारणिक है, 2x2 का हमारे पास सारणिक है। इस 2x2 के सारणिक में हमको सबसे पहले ये जो अवयव है A11, इसका उपसारणिक निकालना है। A11 के उपसारणिक को दर्शाएंगे किससे, M11 से। जो अवयव है उसका जो रो और कॉलम रहेगा, ये जिसका जो ये रहेगा बेस, उस वही M का भी बेस रहेगा। अब हम निकालेंगे कैसे इसका उपसारणिक। ये जिस रो में आएगा और जिस कॉलम में आएगा उसको छोड़ देना है। उसको छोड़ देने के बाद जो वैल्यू बच रही है, क्या बच रही है, A22। तो इस A22 का जो क्या निकलेगा, सारणिक, A22 का जो सारणिक निकले वो वैल्यू क्या होगी आपकी, A22। वही क्या होगा आपका A11 का उपसारणिक। नेक्स्ट वैसे ही A12 का उपसारणिक अगर हमें निकालना है तो A12 के उपसारणिक को किससे दर्शाएंगे, M12 से। ठीक, अब ये जो M12 से इसको हम दर्शा रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये कौन से रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में। कौन से कॉलम में आ रहा है, सेकंड कॉलम में। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दे, बचा क्या हमारे पास, A21 का क्या निकालेंगे, उपसारणिक। ठीक है, अब इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, A21 ही आएगी। नेक्स्ट आपको A21 का उपसारणिक निकालना है, सॉरी यहाँ पर सारणिक निकाल रहे थे। A21 का आपको उपसारणिक निकालना है। A21 का अगर उपसारणिक निकालेंगे उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, M21 से। अब ये कौन से रो में आ रहा है, सेकंड रो में। कौन से कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छुपा दो, बचा क्या तुम्हारे पास, A12 क्या निकालेंगे, इसका सारणिक निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, A12। सेम A22 का भी वैसे ही होगा। अब हम देखते हैं जो आपका ये 2x2 का डिटर्मिनेंट है उसका सहखंड कैसे निकालेंगे। बहुत ईजी है, अगर आपको उपसारणिक आपने निकाल लिया तो आप उसका सहखंडज भी निकाल सकते हैं। A11 का सहखंड क्या होगा, उसको किससे दर्शाएंगे, कैपिटल A11 से। तब यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, -1 की पावर आई प्लस जे। तो ये -1 की पावर क्या होगा, यहाँ पर आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, तो आई प्लस जे यानी 1 + 1। और इस A11 का क्या होता है, उपसारणिक क्या है आपका, इस A11 का उपसारणिक क्या है आपका, M11। इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारी 1, और ये M11 की वैल्यू यहाँ से क्या निकली है, A22। तो उसको यहाँ पर पुट कर दिया। सेम वैसे ही A12 का सहखंड क्या निकलेगा, किसे दर्शाएंगे, कैपिटल A12 से। इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, -1 की पावर 1 + 2। इसका सहखंड, इसका उपसारणिक क्या होगा आपका, M12। इस M12 की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी, A21। तो A21 लिख दिया, -1 की पावर 3 माइनस A21 का सहखंड क्या होगा, उसको किसे दर्शाएंगे अपन लोग, A21 से ही दर्शाएंगे कैपिटल। -1 की पावर क्या हो जाएगा, 2 + 1। अब A21 का उपसारणिक होता है आपका M21। M21 की वैल्यू क्या है हमारे पास, A12। तो यहाँ पर ये A12 हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 1, -1 की पावर 3, तो इसलिए यहाँ पर ये माइनस होगा। ऐसे ही आपका A22 की वैल्यू भी आएगी। अब हम देखते हैं कि अगर हमें प्रसार करना है 2x2 सारणिक का, 2x2 डिटर्मिनेंट का अगर हमें प्रसार करना है तो उसको हम उपसारणिक और सहखंडज के रूप में किस प्रकार प्रसार कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसका प्रसार करूँगी तो वैल्यू क्या लिखूँगी, A11 A22 माइनस A21 A12। ठीक, अब A11 तो A11 हो जाएगा। अब ये जो A22 है वो किसकी वैल्यू है, देखेंगे ज़रा। A22 देखिए, अगर मैं उपसारणिक के रूप में लिखना चाहती हूँ, अगर मैं इसका प्रसार उपसारणिक के रूप में मैं प्रसार करना चाहती हूँ तो कैसे लिखूँगी, A11 मेरा अवयव है, A11 का उपसारणिक क्या है मेरा, A22। तो ये A11 का उपसारणिक क्या है, A22। तो A22 को मैं यहाँ पर किससे दर्शा रही हूँ, M11 से। तो इसको मैं यहाँ पर M11 से दर्शा सकती हूँ। सेम वैसे ही यहाँ पर A12 का उपसारणिक क्या है, A12 का उपसारणिक है मेरा M12। इसकी वैल्यू क्या है, A21। तो यहाँ पर A21 को मैं M12 से दर्शा सकती हूँ। तो इस प्रकार जो हम यहाँ पर जो आपका सारणिक होता है, सारणिक का प्रसार हम उसके अवयव और उसके उपसारणिक के रूप में कर सकते हैं। कैसे, अगर आपके पास कोई अवयव है उसका उपसारणिक है तो उसका क्या कर देंगे हम,
मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसको हम इसके रूप में भी हम प्रसार करके लिख सकते हैं। अब अगर हमें कोई भी अवयव दिया है, उसको अगर हम उसका हमें सहखंड दिया है, तो हम उसका प्रसार किस प्रकार करेंगे देखते हैं। जैसे यही इक्वेशन था हमारे पास, जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a11 a22 माइनस a21 a12, a22 को ऐसे ही लिख दिया, a12, अब यहाँ पर जो माइनस a21 है उसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया, तो इसकी जगह पर मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ। अब नेक्स्ट अगर हम इसको लिखना चाहें, ये आपका a11 है, ठीक, और ये आपका a22 है, a22 आपका पॉजिटिव है, तो देखिए जो आपका a11 का सहखंड क्या निकला है, a11 का सहखंड हमारा क्या आया है, a22, तो मैं यहाँ पर a22 की जगह a11 लिख सकती हूँ, क्योंकि a11 की वैल्यू ही तो क्या है, a22 है, तो a11 लिख दिया। वैसे ही a12 का सहखंड क्या है आपका, माइनस a21, तो माइनस a21 की जगह मैं a12 लिख सकती हूँ, तो इसकी जगह मैंने a12 लिखा है। तो कभी भी अगर हमारे पास कोई अवयव है और उस अवयव का सहखंड है, तो उन दोनों का गुणनफल, और अगर हमारे पास कोई अवयव है और उस अवयव के हमारे पास सहखंड दिए हैं, जैसे यहाँ पर हमारे दो अवयव है और दोनों अवयव के सहखंड दिए हैं, तो उस अवयव और उसके सहखंड का गुणनफल और उनका क्या करेंगे हम, योगफल। तो उनका अगर हमको योगफल मिल जाता है तो वही इससे सारणिक का क्या होता है, प्रसार। इसको हम चाहे तो ऐसे नॉर्मल प्रसार करके भी लिख सकते हैं, बट इन केस अगर हमको वैल्यू दे दी है, a11 की वैल्यू दे दी है और a11 की वैल्यू दे दी है, a12 और कैपिटल A12 की वैल्यू दे दी है, और आपको बोला है कि अब इस सारणिक की वैल्यू बताइए, तो क्या करेंगे हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, हमें तो a11 पता है, अब ये जो कैपिटल A11 है हम जान रहे हैं इस A11 का सहखंड है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे ही A12 पता है, इसका सहखंड भी हमें पता है कि कैपिटल A12 होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों की वैल्यू को ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वही इस सारणिक का क्या होगा, मान होगा, वो निश्चित मान होगा। तो इस प्रकार 2x2 में जो डिटर्मिनेंट होता है उसका हम उप सारणिक निकालते हैं और सहखंडज निकालते हैं, और इसका जो प्रसार होता है उसको हम अवयव और उसके सहखंडज के गुणनफल के योगफल के रूप में बता सकते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है, अगर हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स है, 3x3 का डिटर्मिनेंट है, तो उसका प्रसार हम कैसे करेंगे, उसमें हम कैसे निकालेंगे। जैसे ये a11 का हमें उप सारणिक निकालना है, तो a11 का उप सारणिक को कैसे दर्शाएंगे, m11 से। अब ये a11 कौन से रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में, कौन से कॉलम, फर्स्ट कॉलम। बचा हमारे पास क्या, a22 a23 a32 a33, इसका हम क्या निकाल लेंगे, सारणिक। इसका जो बचेगा उसका सारणिक निकाल लेंगे, यही इसका क्या होगा, a11 का उप सारणिक। वैसे ही अगर मुझे a12 का उप सारणिक निकालना है, तो a12 का उप सारणिक कैसे निकालेंगे हम, a12 के उप सारणिक को किससे दर्शाते हैं, m12 से। निकालेंगे कैसे, a12 कौन से रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में, कौन से कॉलम में आ रहा है, सेकंड कॉलम में, छुपा दो, जो वैल्यू बचती है उसका सारणिक निकाल लो। वैल्यू क्या आ रही है, a21 a23 a31 a33, इसका हमने क्या निकाल लिया, सारणिक। वैसे ही a13 की बात करते हैं, a13 का उपसारणिक निकालना है, उसको कैसे दर्शाएंगे हम, m13 से दर्शाएंगे। ठीक, अब निकालेंगे कैसे, a13 कौन से रो में है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, छुपा दिया, बचा क्या, a21 a22 a31 a32, और इसका हम क्या निकाल लेंगे, उप सारणिक निकाल लेंगे। तो अगर किसी भी अवयव का आपको उप सारणिक निकालना हो, तो वो जो अवयव जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दीजिए, और जो वैल्यू बचती है उसका सारणिक निकाल लीजिए, वो उसका क्या हो जाएगा, उप सारणिक। अब नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, इसका सहखंड निकालना है। तो सहखंड निकालना भी इसका बहुत ईजी है, a11 का सहखंड निकालना है हमें, तो इसको कैसे दर्शाएंगे, कैपिटल A11 से, इक्वल टू a11 का ये क्या होता है, सहखंड। सहखंड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, aij, सहखंड का फॉर्मूला क्या होगा, -1 की पावर i + j mij। तो a11 है, इसका सहखंड क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1 और m11। ठीक, वैसे ही a12 का सहखंड कैसे दर्शाते हैं हम लोग, कैपिटल A12 से। इसके सहखंड की वैल्यू क्या होगी, -1 की पावर 1 + 2 m12। ऐसे ही सभी वैल्यू का हम सहखंड निकाल सकते हैं। अब इसके अलावा देखते हैं कि इसके प्रसार को किस प्रकार लिख सकते हैं। डेल इक्वल टू आपका ये होता है। अब अगर मैं
R1 के सापेक्ष इसका प्रसार कर दूं तो क्या हो जाएगा, A11 इंटू A22 A23 A32 A33। यहाँ पर आपका -1 की पावर 1 + 1 आएगा, लेकिन वो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर +1, इसको मैंने इसलिए नहीं लिखा है। अब A22 के सापेक्ष यहाँ पर प्रसार करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 2, यानी कि क्या आता, 3 आता, यानी -1 और यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस यहाँ पर क्या आता, माइनस। तो इस प्रकार ये प्रसार हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ये A11 का क्या है, उपसारणिक है। ये जो वैल्यू है हमको यहाँ पर प्राप्त हो रही है ये A11 का उपसारणिक है। ये देखिए ये आपका A11 का उपसारणिक है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया है, M11। वैसे ये जो वैल्यू प्राप्त हो रही है ये A12 का उपसारणिक है, और ये जो वैल्यू प्राप्त हो रही है ये A13 का उपसारणिक है। ठीक, अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये तो उपसारणिक के फॉर्मेट में हो गया। अगर हमको अवयव दिया और उसका उपसारणिक दिया है तो हम किस प्रकार किसी अवयव के प्रसार का हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगर सहखंड दिया रहेगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, देखते हैं। ये आपका A11 रहेगा। ठीक, अब A11 का सहखंड की वैल्यू क्या है, M11 ही तो है, यानी M11 की जगह मैं A11 लिख सकती हूँ। A12 के सहखंड की वैल्यू क्या है, माइनस, यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी M11 माइनस M12 और ये M13। तो A12 के सहखंड की वैल्यू क्या है, -A12। तो यहाँ पर अगर इसको लिखूंगी तो ये -A12 होगी और इसकी जगह प्लस लिख सकती हूँ, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, A12। वैसे ही A13 के सहखंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, M13, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, M13। मतलब अगर आपके पास कोई अवयव दिया है, उस अवयव का सहखंड दिया है, तो उसको आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और सभी अवयव के सहखंड के साथ उसको गुणा करने के बाद उसको जोड़ देंगे, और जोड़ने पर जो वैल्यू आएगी वही उस सारणिक का निश्चित मान होगा, उस सारणिक की वैल्यू होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय अवयव क्या होते हैं। कोई भी अवयव को आप व्युत्क्रमणीय अवयव तब कहोगे जब उसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे किसी अवयव का और वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब उसकी एक वैल्यू आएगी, उसे हम व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। और अगर किसी भी अवयव का डिटर्मिनेंट निकालने पर उसकी वैल्यू जो अगर 0 आ जाती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है, तो वह आपका अव्युत्क्रमणीय अवयव होगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास डायल इक्वल तो एग्जांपल है 026150371। हमने इसको मान लिया है ये A11 A12 A21 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 के बराबर है। अब हमारे पास ये जो समीकरण, ये जो हमारे पास सारणिक दिए है, इसका हमें सहखंड निकालना है और इसका हमें उपसारणिक निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ये प्रथम पंक्ति के अवयव का क्या निकाल लेती हूँ, उपसारणिक। तो प्रथम पंक्ति के अवयव का उपसारणिक क्या होगा, ये जो वैल्यू है 0 किसके बराबर है, A11 की तो वैल्यू है, तो A11 के उपसारणिक को कैसे दर्शाते हैं, M11 से। अब उपसारणिक निकालेंगे कैसे, ये 0 कौन से रो में है, फर्स्ट रो में, कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, जो वैल्यू बच रही है उसका क्या निकाल लो, उपसारणिक निकाल लो। वैल्यू क्या बची, 5701, ये वैल्यू बची, इसका हम सारणिक निकाल लेते हैं, तो 5 × 5 -0, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 5। वैसे ही M12 का सारणिक निकालेंगे, सॉरी ये सेकंड वाली वैल्यू की सारणिक निकालेंगे। सेकंड वाली वैल्यू किसकी वैल्यू है, A12 की वैल्यू है। A12 का सारणिक होता है M12। M12 की वैल्यू क्या होगी, जिस रो और जिस कॉलम में है सेकंड वाली वैल्यू, ये वाला सेकंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो उसको छोड़ दीजिए, बचा क्या 1031। तो ये 1031, इसका हम क्या निकाल लेंगे, सारणिक। मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा, -0, वैल्यू क्या आ जाएगी 1। वैसे ही M13 का भी निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू आती है हमारी 8। वैसे ही जैसे प्रथम पंक्ति का निकाला वैसे ही द्वितीय पंक्ति का भी निकालेंगे। द्वितीय पंक्ति में M21 की वैल्यू आ जाएगी हमारी -40, M22 की वैल्यू आ जाती है -18 और M23 की वैल्यू आ जाती है -6। वैसे ही अगर हम तृतीय पंक्ति के अवयवों के सारणिक निकालते हैं तो M31 की वैल्यू आ जाएगी हमारी -30, M32 की वैल्यू आ जाएगी -6 और M33 की वैल्यू आ जाएगी -2। अब सभी के हमको क्या निकालने हैं, सहखंड निकालने हैं। सभी के सहखंड किस प्रकार निकालेंगे,
प्रथम पंक्ति के अवयव के सहखंड क्या होते हैं? A11 होंगे। A11 का हमारे पास अवयव उसका सहखंड कैसे दर्शाते हैं? कैपिटल A11 से। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? AIJ की वैल्यू क्या होती है? -1 की पावर I प्लस जे MIJ। तो -1 की पावर ये 1 है, तो 1 + 1 A11 की वैल्यू क्या हो जाएगी? M11। तो हमको पता है M11 की वैल्यू हमारी क्या आई थी? 5 आई थी। यहाँ पर देख सकते हैं M11 की वैल्यू 5 आई थी, तो यहाँ पर लिख दिया 5, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। वैसे ही A12 की वैल्यू निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 2 M12। अब M12 की वैल्यू आई थी मेरी 1 आई थी M12 की वैल्यू, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 की पावर 3, यानी कि ऑड नंबर हो गया माइनस की पावर, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और M12 की वैल्यू 1। वैसे ही A13 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 की पावर 1 + 3 M13। ये जो है -1 की पावर 4, यानी कि यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और M13 की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 8, इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिया? 8। वैसे ही द्वितीय पंक्ति के अवयव के सहखंड और तृतीय पंक्ति के अवयव के सहखंड भी इसी प्रकार निकालते हैं। तो इस प्रकार आपको कोई भी अवयव दिया हो, चाहे 2x2 का दिया, कोई भी डिटर्मिनेंट दिया हो, चाहे वो 2x2 का हो, 3x3 का हो या 4x4 का, उसका आप उपसारणिक और सहखंड निकाल सकते हैं। अगर आपको उपसारणिक निकालना है तो कुछ नहीं करना है, जिस अवयव का उपसारणिक निकालना है वो अवयव जिस रो और जिस पंक्ति में उसको छुपा दीजिए, और बाकी जो वैल्यू बच रही है उस वैल्यू का सारणिक निकाल लीजिए, वही आपका उस अवयव का उपसारणिक हो जाएगा। और अगर हम सहखंड की बात करते हैं तो सहखंड में कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको A11 का सहखंड निकालना है, उसको दर्शाओगे किससे? कैपिटल A11 से। फॉर्मूला होता है -1 की पावर I + J। यहाँ पर ये जो I और J की वैल्यू होती है उसी को प्लस करना है, तो यहाँ पर I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1, दोनों को प्लस कर दिए, और MIJ मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है, अगर A11 है तो ये क्या होगा? M11। तो ये M11 हो जाएगा, मतलब उस अवयव का हमने पहले सारणिक निकाल लिया है, तो उसका हम यहाँ पर सारणिक क्या कर देते हैं? वैल्यू पुट कर देते हैं। मतलब अगर आपको किसी भी अवयव का सहखंड निकालना है तो आपको उसका सारणिक पहले पता होना चाहिए, तभी आप उसका सहखंड निकाल पाएंगे। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि अवयव 2x + 4 4x + 5 3 एक अव्युत्क्रमणीय अवयव है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, हमने पढ़ा था अगर आपका अवयव उत्क्रमणीय होता है तो डिटर्मिनेंट A ≠ 0, डिटर्मिनेंट A की वैल्यू ≠ 0 होगा अगर ये व्युत्क्रमणीय है तो, और अगर अव्युत्क्रमणीय है तो डिटर्मिनेंट A = 0 हो जाएगा। मतलब जो हमारे पास एक अवयव दिया है, अगर इसका हम सारणिक निकालेंगे उसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि बोल दिया है ये अव्युत्क्रमणीय है। सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 2x - 8 = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 4। तो इस प्रकार आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है।